Welcome back, hello students. So now in this lecture we're going to discuss two topics, that is power in series LCR circuits और दूसरा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इन सीरीज RLC. These two topics we're going to discuss in this lecture. तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, really very important topics, right? So let us start the discussion. Let us discuss. तो पावर इन सीरीज RLC सर्किट, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. सर्किट. So this is the register, okay, capacitor and inductor. ठीक है, आप कैसे भी उसको सीरीज में कनेक्ट कर दो. एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है. तो ये जो ईएमएफ है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, ओके. और आपको तो पता है कि जो ईएमएफ है और जो करंट है उसमें एक फेज डिफरेंस होगा. ठीक है, तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि ये जो करंट का इक्वेशन है, तो ईएमएफ का इक्वेशन या तो ऐसा होगा या नीचे होगा. ठीक है, या तो हमने अभी ऐसा एज्यूम कर लिया कि करंट जो है वो लीड कर रहा है. ठीक है, फाइव एंगल से करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है. तो ये इक्वेशन हो जाएगा, राइट. ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे पावर का जो इक्वेशन है वो डिराइव करना है. ठीक है, पावर का फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है. तो जैसा कि आपको पता है, पावर जो होता है वो होता है V इंटू आई, वी आई, राइट. पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है पावर का, है ना, ईएमएफ इंटू करंट. ईएमएफ इंटू करंट, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने अगर ये वैल्यूज डाल दिए तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विथ आई नॉट मल्टीप्लाइड विथ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. तो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं. दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर बिकॉज यहाँ पे ये जो आ रहा है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, तो ये है आपका पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, ये है आपका इंस्टेंटेनियस पावर. तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो आप इस तरह निकालो. ठीक है, लेकिन अगर आपको एवरेज पावर निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज पावर इन वन टाइम, ओके, so we want to find out what we want to find out the average power in one time period. उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोगों को, क्योंकि एवरेज निकालने का तरीका कैसा होता है, किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन जीरो टू टी, अगर एक टाइम पीरियड है तो जीरो टू टी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी, ये आपको करना होता है. तो बस यहाँ भी आपको यही करना होगा. अगर आपको एवरेज पावर निकालना है वन टाइम पीरियड में, ये है एवरेज पावर का सिंबल. तो आपको ये जो फंक्शन आया है यहाँ पे, ये जो पावर का फंक्शन आया है यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया फंक्शन. इसको आपको डी टी से मल्टीप्लाई करना है और जीरो से लेके कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करना है. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है. तो लेट अस इंटीग्रेट दिस. दिस इज ई नॉट, दिस इज आई नॉट, और आगे है साइन ओमेगा टी, और उसके आगे है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर कैपिटल टी तक, और नीचे भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे टाइम को जीरो से लेकर कैपिटल टी तक. तो वो तो क्या आएगा, वो कैपिटल टी के बराबर आएगा. ठीक है, ओके. तो अब ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे, विल एक्सपैंड दिस. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस समझने होंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पे जो है ई नॉट आई नॉट, ये आप बाहर ले लो क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और टी भी आप बाहर रख दो. तो अंदर जो है हमारे पास बचेगा साइन ओमेगा टी, और ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है इसको आप एक्सपैंड कर दो, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी.
ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसको एक्सपैंड कर लिया। ओके, अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया हमने, एक्सपैंड किया। तो यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे, राइट। इसका लिमिट है 0 से लेके कैपिटल टी। ओके, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे, साइन ओमेगा टी इस पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा और फिर साइन ओमेगा टी दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एवरेज पावर का वैल्यू ई नॉट आई नॉट बाई टी। तो यहाँ पे हम दो टर्म अलग कर लेते हैं, लेट अस मेक देम, लेट अस सेपरेट दिस टू टर्म्स एंड लेट अस सेपरेटली इंटीग्रेट दिस टू टर्म्स। ठीक है, हम लोग इनको सेपरेटली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला टर्म हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई हो गया, ये हो गया पहला टर्म। ठीक है, ओके, और डी टी, क्योंकि साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये कॉस फाई आ गया। तो ये आपका जीरो से लेकर कहाँ तक, टी तक इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने साइन ओमेगा को कॉस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, तो आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। सेकेंड टर्म आ जाएगा जीरो से लेकर कैपिटल टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और डी टी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, जो पहला टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। वैसे आपको, आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसका, यहाँ पे क्योंकि कॉस फाई जो है वो कांस्टेंट है, कॉस फाई क्या है, कांस्टेंट, तो आप कॉस फाई बाहर ले लो, कॉस फाई बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो उसका इंटीग्रेशन वैसे आपको पता है वो हाफ होता है, तो वो टी बाई टू आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, आई विल जस्ट शो यू। और यहाँ पे जो है आप साइन फाई कॉमन ले लो, साइन फाई, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस बाई 2 एंड डिवाइड दिस बाई 2, तो ये अंदर बच जाएगा आपका साइन 2 थीटा यानी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी। ये सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन, एक अगर आप पीरियड लोगे, एक सिंगल पीरियड में साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना नेगेटिव एरिया। ठीक है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये क्या आ जाएगा, जीरो। ये सेकेंड टर्म तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा है, दिस इज समथिंग लाइक साइन थीटा। तो साइन का इंटीग्रेशन आप एक पीरियड में करोगे तो टोटल जो पॉजिटिव एरिया और टोटल जो नेगेटिव एरिया है, टोटल एरिया क्या आएगा, जीरो, एरिया अंडर कर्व क्या आ जाएगा, जीरो। तो बस हमें ये वाला पार्ट करना है, इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अगर जब आप एक पीरियड में इसको इंटीग्रेट करोगे या एक साइकिल में करोगे तो इसका वैल्यू हाफ आता है, तो ये आ जाएगा टी बाई टू। ठीक है, तो पहले मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ, फिर मैं आपको ये इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सब लोग आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, इस पॉइंट तक आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। एवरीवन प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट, हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे अब। लेट अस डिस्कस नाउ। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला टर्म, चलिए मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई टी, कॉस फाई भी आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो अंदर जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ना ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कैपिटल टी तक। ठीक है, तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, मैंने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला टर्म आपको दिख रहा है वो 2 तो आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, ई नॉट आई नॉट बाई 2 को बाहर ले लीजिए, कॉस फाई ये हो गया, और जो डी टी का इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, वो टी आ जाएगा। और जो कॉस थीटा है ये क्या है, ये है स्टूडेंट यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन एक पीरियड में कितना आएगा, वो जीरो आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन, राइट। वैसे ही कॉस थीटा का इंटीग्रेशन एक पीरियड में कितना होगा, जीरो होगा। तो हम लोगों को यहाँ से जो एवरेज पावर है वो कितना मिल गया, ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिल गया ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव, ये मिल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे,
कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो एक्चुअल तो ये हो गया, इसको आप ध्यान रखिए, ई नॉट आई नॉट कॉस पाई बाई टू। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई √2, ये हो जाएगा आई नॉट बाई √2 और ये हो जाएगा कॉस पाई। ठीक है, तो ई नॉट बाई √2 क्या है? ई नॉट बाई √2 है ई आर एम एस। आई नॉट बाई √2 क्या है? वो है आई आर एम एस और ये है। तो ये है एवरेज पावर का फॉर्मूला। ये क्या है? एवरेज पावर का फॉर्मूला। तो हम लोग अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये फॉर्मूला जो है इसको आप क्या करिए, इस फॉर्मूले का याद रखिए। जो एवरेज पावर होता है एक एसी सर्किट में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है। तो हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। ठीक है, तो चलिए अभी एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या है यहाँ पे? एवरेज पावर है ई आर एम एस आई आर एम एस, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, इनटू कॉस फाई। ठीक है, आप कभी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो पीक वैल्यूज में, क्योंकि वो ई आर एम एस इज ई नॉट बाई √2, तो कभी भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो। वो ई नॉट आई नॉट दोनों के √2 मिला के 2 आएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस। तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ओके, यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये फाई क्या है। ठीक है, तो फाई जो है वो आपको पता है, हमने डिस्कस किया है, ये फेज डिफरेंस है। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। उस सर्किट में जो नेट ईएमएफ है और नेट करंट है उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो कॉस फाई आप देख रहे हो, कॉस फाई, ये तो फाई हो गया, फाई इज इक्वल टू, और जो कॉस फाई है, कॉस ऑफ फाई, इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पावर फैक्टर। ओके, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर में क्या होता है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट रजिस्टर। ओके, तो एक और चीज आप देख सकते हो कि जो अपना डायग्राम था, इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम कैसा था? तो इम्पीडेंस डायग्राम इस तरह से था कि ये जो है, राइट, ये एंगल फाई है, दिस एंगल इज फाई। ओके, तो इधर आपका आर रेजिस्टेंस, इधर जेड इम्पीडेंस और इधर एक्स एल माइनस एक्स सी। तो ये कॉस फाई क्या आएगा? कॉस फाई क्या आएगा? कॉस फाई होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा आपका आर बाई जेड। ठीक है, तो ये जो पावर फैक्टर है कॉस फाई है, ये आप ध्यान रखिए कि कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है? आर बाई जेड। टैन फाई क्या रहता है? टैन फाई ऑब्वियसली क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी वो होगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ओके, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस जो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, तो फर्स्ट केस हम लोग लेंगे रजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो रजिस्टर, सिर्फ ओनली रजिस्टर, यानी ऐसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। तो रजिस्टर के अक्रॉस आपको पता है कि जो करंट होता है, राइट, और जो ईएमएफ होता है उनमें फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, इसके केस में क्या होता है? जो फेज डिफरेंस है, या ठीक है, जो फाई है वो फेज डिफरेंस कितना होता है? फेज डिफरेंस होता है 0 रजिस्टर के केस में। तो रजिस्टर के केस में जो पावर फैक्टर है यानी कॉस फाई है, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा? कॉस फाई यानी कॉस 0 कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर फैक्टर है। ठीक है, जब फाई का वैल्यू 0 होगा तो कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो कॉस 0 मैक्सिमम है यानी 1 है, यानी यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो मैक्सिमम है। तो रजिस्टर जो है, रजिस्टर के अक्रॉस आप ये समझ सकते हो कि मैक्सिमम जो है पावर कंज्यूम होता है एक पीरियड में। ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है? मैक्सिमम पावर जो है वो कंज्यूम होता है। तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली अगर हमारे पास क्या है? रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं। तो जो एवरेज पावर कंज्यूम होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यानी कॉस 0 वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो एवरेज पावर कंज्यूम हो रहा है वो आपको मिल जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, अब अब आपको, आप चाहो तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो ये आई आर एम एस होता है, तो आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस होता है ई आर एम एस बाई जेड, यानी जेड इज द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, जेड इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये होगा आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस बाई जेड। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके
यू कैन फाइंड आउट अदर फॉर्मूलाज ऑल्सो, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे राइट, अगर आपने ई को डाल दिया आई इंटू जेड, से आई इंटू जेड डाल दिया ई को, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू जेड, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप हल्का मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आप आई को लिख दो ई आर एम एस बाई जेड, तो वो हो जाएगा ई आर एम एस स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो दूसरा हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे इंडक्टर या प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो इंडक्टर में क्या होता है, तो इंडक्टर में आपको पता है कि इंडक्टर में जो करंट होता है वो लैग करता है। ठीक है, यानी ईएमएफ लीड करता है। तो अगर ये ईएल है तो करंट इस तरह से होता है, यानी फेज डिफरेंस कितने का होता है, फेज डिफरेंस दोनों में होता है पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर आप फेज डिफरेंस के एंगल से सोचोगे तो जो पावर फैक्टर है वो कितना आएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। ठीक है, यानी जीरो हो जाएगा। तो जो पावर फैक्टर है वो कितना आएगा, पावर फैक्टर जीरो आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एवरेज पावर कंज्यूम होता है इंडक्टर में वो जीरो आ जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंडक्टर जो है जितना एनर्जी स्टोर करता है हाफ साइकिल में, वो वापस उतना एनर्जी सर्किट को दे देता है। मतलब वो एक्चुअली पावर कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, मतलब करता भी है लेकिन जितना कंज्यूम करता है उतना वापस वो सर्किट में वापस दे देता है। ठीक है, तो ये है इंडक्टर का। तो वॉट एवर एनर्जी इज नीडेड राइट इन बिल्डिंग अप करंट इन इंडक्टर या इंडक्टर इज रिटर्न बैक ड्यूरिंग द डीके ऑफ द करंट। जो भी करंट बिल्डअप होते वक्त जो उसमें एनर्जी स्टोर होता है, तो जब करंट डीके होता है वापस वो उतना एनर्जी सर्किट को दे देता है। ठीक है, दिस इज अबाउट इंडक्टर। लेट अस टॉक अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, तो कैपेसिटर में भी ऐसा ही होता है। तो कैपेसिटर में अगर आप देखोगे तो लेट अस टॉक अबाउट कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। अगर ये करंट है तो ये होगा ईसी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ पे करंट लीड करता है पाई बाई 2 से। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे पावर फैक्टर के बारे में, तो जो पावर फैक्टर है वो यहाँ भी जीरो है। ठीक है, क्योंकि वो कॉस पाई बाई 2 है और वो क्या हो जाएगा, जीरो। ऑलराइट, तो जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटर, वो कितना आ जाएगा, भी जीरो आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर करता है एक इन हाफ टाइम पीरियड, तो अगले हाफ टाइम पीरियड में वापस वो चार्ज सर्किट को दे देता है, मतलब वापस वो डिस्चार्ज होता है। चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है। तो दोनों केस यानी इंडक्टर और कैपेसिटर में जो है तो एवरेज पावर इज जीरो। ठीक है, ऑलराइट, कैपेसिटर में जब चार्ज स्टोर होता है तो उसमें एनर्जी बिल्डअप होता है, और जब चार्ज डिके होता है तो उसका एनर्जी वापस राइट वो सर्किट को मिल जाता है, सर्किट के बाकी एलिमेंट्स को वो एनर्जी देता है। यदि सर्किट जितना एनर्जी लेता है उतना एनर्जी वापस देता है, कंज्यूम नहीं करता ओवरऑल एक टाइम पीरियड में। तो इसलिए जो एवरेज पावर है कैपेसिटर और इंडक्टर में राइट वो कितना हो जाता है, जीरो। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, एवरीवन नोट डाउन टिल दिस पॉइंट, फिर हम इसके आगे का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस। So students will discuss these 3 points, the very important points. The first thing is that that there is no loss of energy in the inductor or resistor, basically in a time period. So the average power consumed in a time period is zero. So there is no loss of energy in the inductor or capacitor in one time period. ठीक है, but in a resistance there is a loss of energy. Resistance में क्या होगा, loss of energy होगा ही होगा। क्यों, बिकॉज रजिस्टर कैन नॉट स्टोर द एनर्जी। रजिस्टर जो है एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता लाइक इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की तरह एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता रजिस्टर, इसलिए रजिस्टर में क्या होता है, पावर कंज्यूम होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझना है। दूसरा पॉइंट ये कि द करंट थ्रू द प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जो करंट फ्लो होता है इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू, प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर यानी आइडियल इंडक्टर कैपेसिटर, which dissipates no power, which dissipates what, no power, राइट। ये करंट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एवरेज जो पावर कंज्यूम्ड है इंडक्टर और कैपेसिटर में, एवरेज पावर कंज्यूम कितना है, जीरो है, लेकिन उनके थ्रू करंट तो फ्लो हो ही रहा है ना, करंट तो फ्लो हो ही रहा है। तो इस करंट को हम लोग कहते हैं जिसकी वजह से कोई पावर डिसिपेट नहीं होता, उस करंट को हम लोग कहते हैं आइडल करंट, या हम लोग उसको कहते हैं वाटलेस करंट। ठीक है, हम लोग कहते हैं वेटलेस करंट, वेटलेस करंट या आइडल करंट हम लोग कहते हैं। तो विल डिस्कस दैट अगेन इन मोर डिटेल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो इंडक्टर और कैपेसिटर है इनका यूज क्या है,
तो अभी इनमें पावर तो कंज्यूम नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि रिएक्टेंस जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस में इनका रोल है, तो नेट इम्पीडेंस में इनका रोल है, तो ये नेट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर आर मोस्ट सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग करंट इन एसी सर्किट, राइट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, राइट, एक आरएलसी सर्किट या कोई, तो वो अपना एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस क्या है, आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस इज डिपेंडेंट ऑन एलएनसी। इम्पीडेंस किस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा सी होता है एक्सएल, एक्ससी होता है 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस क्या है ये, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इम्पीडेंस है, बेसिकली इम्पीडेंस इज अ फंक्शन ऑफ एल एंड सी, एल और सी, या एल या सिर्फ सी। तो हम एल और सी को चेंज करके इम्पीडेंस को चेंज कर सकते हैं, पर करंट क्या होता है, करंट होता है ई बाई इम्पीडेंस, तो करंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, करंट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एल एंड सी आर मोस्ट सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग करंट इन एसी सर्किट्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन टिल दिस पॉइंट, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। So students, now let us discuss about this, the wattless component of current. तो वेटलेस कंपोनेंट करंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी ये जो है ये करंट है, ठीक है, आई आर एम एस या आई, और इधर जो है हम लोग ले लेते हैं दिस इज आवर ई आर एम एस, ठीक है, दिस इज ई आर एम एस, और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको हम फाई ले लेते हैं, दिस इज फाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करंट के कंपोनेंट्स लो, इफ यू टेक द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट, ठीक है, एक कंपोनेंट ले लो आप जो ईएमएफ के डायरेक्शन में आप ले लो इस तरह से, राइट, अलोंग द ईएमएफ, बिकॉज उसकी वजह से क्या होने वाला है, उसकी वजह से पावर कंज्यूम होने वाली है, आई आर एम एस कॉस। और एक कंपोनेंट ले लो जो आप ईएमएफ के परपेंडिकुलर है, जो क्या है, ईएमएफ के परपेंडिकुलर, यानी ये वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस साइन फाई। तो आपने देखा कि जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर क्या आता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आया था, वो आया था ई आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस। ठीक है, यानी आई आर एम एस कॉस, यानी ये जो कंपोनेंट है इसकी वजह से पावर कंज्यूम हो रहा है, लेकिन ये जो कंपोनेंट है आई आर एम एस साइन फाई, इसकी वजह से देयर इज नो पावर कंज्यूम। ठीक है, देयर इज, अगर कंज्यूम होता तो इस एक्सप्रेशन में आया होता ना, देयर इज नो पावर consumed or dissipated, there is no power consumed or what, or dissipated due to this component, due to this component of the current, due to this component of the current there is no loss of power। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग इस आई आर एम एस साइन फाई जो है उसको हम लोग कहते हैं वेटलेस करंट, या उसको हम लोग कहते हैं आइडल करंट। तो करंट का वो कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई जो आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, दिस यू कैन कॉल इट एज आइडल करंट, और यू कैन कॉल इट एज वैटलेस करंट। ओके, वैटलेस करंट आप कह सकते हो। ठीक है, तो दिस इज, तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे अबाउट दी पावर इन एसी सर्किट, वी डिस्कस अबाउट दी वैटलेस कंपोनेंट। और अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करेंगे कि चोक कॉइल क्या होता है, वी वांट टू डिस्कस व्हाट इज चोक कॉइल। So students, let us discuss one more topic here. That's very important topic, that is resonance in LCR circuit. Okay. So the point is this: when the current in the series LCR circuit is maximum possible, then the circuit is said to be in resonance. So we'll note down this point first, and then we will, understand this through equations. So please write down. So current, when the current in the series LCR circuit, in the series LCR circuit is maximum possible, जो भी उसका is maximum possible, then the circuit is said to be in resonance, then the circuit is said to be in resonance। ठीक है, okay, is said to be in resonance, ये सीरीज LRC के लिए said to be in resonance। okay, तो हम लोग यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं, करंट को अगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इम्पीडेंस का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। इम्पीडेंस का क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू।
अब आपको तो पता है कि जो करंट है, राइट, करंट क्या होगा, अगर हम लोग बात करें करंट का पीक वैल्यू जो आई नॉट, वो होगा ई नॉट बाई जेड, ठीक है। आप बात करोगे आई आर एम एस का वैल्यू, तो वो होगा ई आर एम एस बाई जेड, एक ही बात है, ठीक है। बस आपने क्या किया, दोनों साइड रूट टू से डिवाइड कर दिया, तो आई आर एम एस इक्वल टू, तो ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, ठीक है। अब जेड क्या है, जेड तो इम्पीडेंस है आरएलसी सर्किट का, जो आपको पता है क्या होता है, आपको पता है कि वो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब तक ये इम्पीडेंस मिनिमम नहीं होगा, ठीक है, सो फॉर करंट आई नॉट, राइट, आई नॉट टू बी मैक्सिमम, आई नॉट टू बी मैक्सिमम, जेड हैज टू बी मिनिमम, इम्पीडेंस को मिनिमम होना, ठीक है। अब ये इम्पीडेंस मिनिमम कैसे होगा, ये जो इम्पीडेंस है ये मिनिमम कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक्सएल जो है वो ओमेगा एल है, एक्सी जो है वो आपको पता है 1/ओमेगा सी है, ठीक है। तो ये जो टर्म है यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म है, जब ये फर्स्ट टर्म जीरो होगा, राइट, क्योंकि आर तो जीरो हो नहीं सकता, आर तो कांस्टेंट है, आर जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, आर को तो आप जीरो कर नहीं सकते, और ये स्क्वायर टर्म है, किसी भी स्क्वायर टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है, तो जीरो कब होगा, और जब इसका मिनिमम वैल्यू होगा जीरो, तब ये जेड मिनिमम, तो हमें जेड को मिनिमाइज करना होगा अगर हमें करंट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर रेजोनेंस, यानी फॉर करंट टू बी मैक्सिमम इन दिस केस, तो फॉर रेजोनेंस क्या होना पड़ेगा, फॉर रेजोनेंस एक्सएल माइनस एक्सटी को जीरो होना पड़ेगा, एक्सएल माइनस एक्सटी को क्या होना पड़ेगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इसको जीरो होना पड़ेगा। एक्सएल क्या है, एक्सएल है ओमेगा एल, एक्सी क्या है, एक्सी है 1/ओमेगा सी, तो ये क्या होना पड़ेगा, ये जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ओमेगा है यहाँ पे, इस ओमेगा को हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो ओमेगा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग ओमेगा नॉट या ओमेगा आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो ओमेगा नॉट है, यानी ओमेगा नॉट एल माइनस 1/ओमेगा नॉट सी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 1/LC, और ओमेगा नॉट क्या मिल जाएगा, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/√LC, 1/√LC, तो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गया, ये यहाँ से हमें मिल गया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो this is resonant frequency. So at this frequency, XL will be equal to XC, ठीक है, XL XC के बराबर हो जाएगा, और ये टर्म जीरो हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे XL माइनस XC का होल स्क्वायर जीरो होगा, और Z का वैल्यू R हो जाएगा। तो क्या क्या होगा देखते हैं, तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1/√LC, क्या क्या होगा, एट दिस फ्रीक्वेंसी XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एट दिस फ्रीक्वेंसी जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस R के बराबर हो जाएगा, एट दिस फ्रीक्वेंसी जो करंट है, करंट E नॉट बाई R के बराबर हो जाएगा, यानी करंट मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज द रेजोनेंस करंट, या रेजोनेंट करंट बोल सकते हैं इसको हम लोग, तो एट रेजोनेंस जो ये करंट है ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो अब पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, आई एक्सप्लेन यू द ग्राफ कि करंट कैसे वेरी करेगा, ऑलराइट। सो प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट एवरीवन, ओके। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, लेट अस टॉक अबाउट कि जो इम्पीडेंस है, राइट, तो आपने जो ग्राफ है, एक्सेल का ग्राफ, एक्सेल का ग्राफ कैसा होगा, एक्सेल का ग्राफ स्टूडेंट्स इस तरह का है, राइट, एक्सेल जो है वो इस तरह वेरी करता है, इस तरह से, दिस इज एक्सेल, एक्सेल क्या होता है ओमेगा, और एक्सी कैसे वेरी करता है, तो एक्सी को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से, तो एक्सी जो है वो इस तरह वेरी करता है, हाइपरबोलिक फंक्शन, ओके, तो इस तरह से वो वेरी करता है, ये क्या है, ये है एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो ये दोनों एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों के वैल्यू सेम हो जाते हैं, ये ओमेगा नॉट है जहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सी होता है, बस ये फ्रीक्वेंसी, बाकी जो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये ओमेगा है
और इस एक्सिस पे हमने एक्सएल लिया है और एक्सटी लिया है, ठीक है। तो ये एक्सिस ओमेगा, तो एक ऐसा जो ये ओमेगा, इस ओमेगा पे क्या होता है, इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है। अगर आप इधर बात करोगे, इधर बात करोगे तो भी इम्पीडेंस इज ग्रेटर देन आर। और अगर आप इस एरिया में बात करोगे, राइट, ये एरिया मतलब क्या है, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट का एरिया। अगर आप ये एरिया की बात करोगे तो भी इम्पीडेंस इज ग्रेटर देन, ठीक है, इम्पीडेंस क्या आएगा, ग्रेटर देन आर आएगा। यानी बाकी हर जगह इम्पीडेंस इज ग्रेटर देन आर, बस इस जगह पे ओमेगा नॉट पे जो है इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम है, और वो मिनिमम वैल्यू कितना है, आर है, ठीक है। तो अगर अब हम लोगों ने एक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमने ले लिया करंट और ये हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम है, यानी ये जो ओमेगा नॉट है, जहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे करंट मैक्सिमम, करंट का जो वैल्यू मैक्सिमम, बाकी जगह जो है करंट का वैल्यू डिक्रीज। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा करंट का। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, राइट, उस पे करंट का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू उस पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज आई मैक्स, दिस इज आई मैक्स, यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ है करंट, मतलब किसी भी आरएलसी सर्किट के लिए यही ग्राफ बनेगा, ठीक है, राइट। किसी एक पर्टिकुलर आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो है करंट क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और बाकी सब जगह, क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम है इसलिए यहाँ पे करंट मैक्सिमम, ये बाकी जगह इम्पीडेंस जो है वो ज्यादा है इसलिए करंट कम होता है। तो ये करंट का ग्राफ ऐसा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि इम्पीडेंस कैसे वेरी करेगा, ठीक है, ऑलराइट, मतलब ये, और इम्पीडेंस, ये आपका किसका ग्राफ है, आई का ग्राफ। अगर आपको इम्पीडेंस का ग्राफ बनाना है, इम्पीडेंस का ग्राफ, तो इम्पीडेंस कहाँ मिनिमम है, वो भी आप बोल सकते हैं, ये जेड है, ठीक है, ये क्या है, ओमेगा। तो अगर आपको बनाना है इम्पीडेंस का ग्राफ तो वो ऐसा होगा कि ये जो ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट पे इम्पीडेंस मिनिमम है, और बाकी बाकी जगह जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस ज्यादा होगा। जहाँ इम्पीडेंस मिनिमम है वहाँ पे करंट मैक्सिमम। ये ग्राफ बन जाएगा आपका इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा का, ऑलराइट, ठीक है। तो एट रेजोनेंस हम लोग बात करेंगे अब कि रेजोनेंस पे क्या होगा। तो रेजोनेंस पे तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, एवरीवन प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट, एवरीवन प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग आगे का बात करेंगे अब। या चलिए तो अभी आगे का बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने देखा कि जो पावर आया है, राइट, जो हमने देखा था कि जो एवरेज पावर है उसका फॉर्मूला क्या आता है, ई आर एम एस, आई आर एम एस क्या आता है, कॉस फाई आता था, ठीक है, राइट, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, राइट, ठीक है। तो कॉस फाई, जैसे कि मैंने बताया था आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल से मैंने समझाया था आपको, आई एक्सप्लेन यू टू इम्पीडेंस ट्रायंगल, कि अगर ये फाई है, राइट, ये आर है, ये जेड है, तो जो कॉस फाई होता है, कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड होता है। तो अभी आपने देखा कि एट इम्पीडेंस, राइट, एट इम्पीडेंस आपने देखा कि जो, सॉरी, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस आपने देखा जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है, इम्पीडेंस क्या हो जाता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस आपने देखा जो इम्पीडेंस है उसका वैल्यू आर हो जाता है, मिनिमम वैल्यू, इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर, मिनिमम वैल्यू। तो जो पावर फैक्टर है, जो यहाँ पे पावर फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, तो जो पावर फैक्टर है वो हो जाएगा, राइट, तो पावर फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा आर बाई जेड है, पर जेड का वैल्यू आर है, यानी आर बाई आर मतलब वन हो जाएगा, आर का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन, cos फाई वन हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेजोनेंस पे पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, पावर फैक्टर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस पे क्या क्या होता है। तो एट रेजोनेंस, राइट, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज मिनिमम, यानी आर, करंट इज आई नॉट का वैल्यू ले रहे हैं, करंट इज मैक्सिमम यानी ई नॉट बाई आर, और पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, पावर फैक्टर मैक्सिमम मतलब cos फाई का जो वैल्यू दैट इज वन, ठीक है। सो मैक्सिमम पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड एट रेजोनेंस, मैक्सिमम पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड एट रेजोनेंस, ठीक है।
So it means the power factor is unity. What is it? क्या है? Power factor is unity at resonance. तो जो रेजोनेंस का सिचुएशन है उसमें पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी. दूसरा क्या है? मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड. ये इंपॉर्टेंट चीज है. मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड. मैक्सिमम पावर है वो डिसिपेट होता है. इज डिसिपेटेड एट रेजोनेंस या ड्यूरिंग द रेजोनेंस. So this we should understand. This is very very important. ठीक है. I hope आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आया होगा. You must have understood this. So students, now let us discuss this question. Let us discuss this example here. तो यहाँ पे दिया गया the potential difference E and I flowing through the AC circuit is given by E आपको दिया गया, I दिया गया. Find the average power dissipated in the circuit. ठीक है. Alright. तो यहाँ पे phase difference आप देख सकते हो, वो आपको निकालना पड़ेगा. तो पहले आप दोनों को कन्वर्ट कर लो साइन में, राइट. क्योंकि एक साइन में है एक कॉस में है. So what we will do is we will either convert both of them into sine or both of them into cos. ठीक है. तो अभी EMF आपको दिया गया 5 cos ओमेगा t minus 5/6 वोल्ट, और जो यहाँ पे करंट है 10 sin ओमेगा t. तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे. साइन थीटा होता है cos, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 cos, ये हो जाएगा ओमेगा t minus 5/2. ठीक है. राइट. ओमेगा t minus 5/2 ये हो जाएगा ऐसा. ओके. ठीक है. तो जैसे कि आपको पता है कि राइट, तो ओमेगा टी माइनस 5/2. राइट. तो ये हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया. जैसा कि आपको पता है साइन थीटा इज कॉस 5/2 माइनस थीटा, या फिर आपने अगर इसको लिख दिया कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा माइनस 5/2 तो भी वो साइन थीटा ही आएगा. ठीक है. तो वो हमने यहाँ पे यूज किया, इसको लिख दिया 10 cos ओमेगा टी माइनस 5/2. अब दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा? 5/2 माइनस 5/6. ठीक है. 5/2 माइनस 5/6. ठीक है. तो फेज डिफरेंस कैसे निकाला आपने? आपने लिखा ओमेगा टी माइनस 5/2. पहले का फेज एंगल माइनस दूसरे का फेज एंगल, ओमेगा टी माइनस 5/6. इस तरह से जैसे हम लोग वेव्स में करते थे उसी तरह से. ठीक है. तो ये आ गया. तो यहाँ से आपको जो फेज डिफरेंस है वो कितना मिल गया? वो मिल गया आपको 2π/6. आप सॉल्व करो उसको. ये आ जाएगा यहाँ से π/3. ठीक है. π/3 मिल जाएगा. तो जो एवरेज पावर डिसिपेटेड होगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ERMS IRMS cos पाई. ERMS IRMS cos पाई आ जाएगा. अब ERMS का वैल्यू कितना है? तो वो हो जाएगा 5/√2. IRMS का वैल्यू कितना होगा? वो हो जाएगा 10/√2. ठीक है. और फिर आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा ये cos π/3. क्या हो जाएगा? cos π/3 यानी cos 60 डिग्री. cos π/3 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? हाफ होता है. तो ये हो जाएगा इनटू हाफ. इसको आप सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 12.5. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. तो ये एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे समझाने के लिए. राइट. So we'd like to end this lecture here. In the next lecture we'll take many more examples and we'll also discuss the quality factor of resonance. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, समझिए. हमने आज दो टॉपिक डिस्कस किया. वी डिस्कस्ड the first one was power in an RLC series circuit, and then we discussed about resonance in RLC series circuit. All right. So bye for now, and in the next lecture we will discuss about the quality factor. All right. Everyone, just keep studying, working hard. All right. Keep it up.